Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, Priyanshu. How are you? Fine, sir. How are you, sir? I'm good too. कैसी चल रही है पढ़ाई? यस सर, बढ़िया चल रही है सर. आपका थ्रोट अब ठीक है सर, गला ठीक? हाँ, थोड़ा बस चल ही रहा है. It's up and down थोड़ा. जी Occupational hazard, you know. सर. जी सर. That was a really sweet message. I read your messages, both of you guys. Wonderful. Your voice is also really nice. Yes, sir. Thank you so much, sir. Sir tried, inspired by you, sir. अरे come on, it's not like that. तो वो PDF वगैरह पढ़ लिया? कुछ वाइज समझ आया? यस सर, उसमें काफी फैक्ट्स मिल गए सर उसमें. जी. बाकी लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं. दो तीन मिनट वेट करेंगे, बाकी लोग का ज्वाइन कर ले. स्टार्ट करते हैं. Wait for another 2-3 minutes, and then we will start. I think few more students are supposed to join. So we have completed January, right? Today we'll start with the February current affairs. But you must have seen that MCQ session notification kind of thing. Yes sir, yes sir. Yeah. So it is actually, I'm thinking whether, let's see how many enrollments we get. Accordingly, we will do. Otherwise, we'll continue with the class only, because the effort should be worth it, no? We are doing Feb 2023 today. जो लोग और अभी आने हैं, let me just हम स्टार्ट करते हैं. फिर आई थिंक जिनको फिर ज्वाइन कर लेंगे बाकी लोग. ठीक है. ठीक है. तो जनवरी तक आपको जो उसमें डाउट्स हैं कुछ जो हमने जनवरी कंप्लीट किया? एनी डाउट्स एज ऑफ नाउ? सर ये बेसल गाइडलाइंस एक बार बता दीजिए सर. बेसल कन्वेक्शन, बेसल गाइडलाइंस वाला. नहीं, बेसल देखो, एक तो बेसल वो है, बेसल कन्वेंशन है. ठीक है. जी. वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. और बेसल गाइडलाइंस होती है ये जो हमारा है ना, जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड. तो ये यस सर. कंफ्यूजन, एग्जाम में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बेसल गाइडलाइंस पूछ लेंगे तो वो बैंकिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड आएगा, है ना. और जो बेसल कन्वेंशन है वो हम एनवायरनमेंट में उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या है. जैसे बेसल है, रॉटरडैम है, बहुत सारी कन्वेंशन है. तो वो किस किस सिलसिले में, पीओपीज हैं, हजार्डस सब्सटेंसेस, क्रॉस बाउंड्री, है ना, इन चीजों के लिए वो हम पढ़ेंगे तब जब उसमें डिटेल में आएंगे. यस सर. So I think we'll start with February, है ना. So let's start with our first topic, the CAG, the Comptroller and the Auditor General of India. ठीक है. तो Constitution under Article 148, it provides for the Comptroller and the Auditor General of India. Okay. And इसका काम क्या होता है? ठीक है. काम क्या होता है? ये ऑडिट करता है रिपोर्ट्स को. 1976 तक ये कंट्रोलर प्लस ऑडिटर दोनों था. कंट्रोलर मींस जब पैसा खर्च होना है उससे पहले भी पावर होती थी. द ब्रिटिश CAG, द ब्रिटिश कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, हैज द पावर्स ऑफ बोथ कंट्रोलिंग. ही इज बोथ द कंट्रोलर प्लस द ऑडिटर. मींस पैसा खर्च होने के पहले भी और बाद भी ही हैज द पावर. whereas आर CAG only has power पोस्टमार्टम काइंड ऑफ वर्क, कि काम पैसा खर्च हो गया है उसके बाद उसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए. दैट इज द वर्क. तो क्या करता है हमारा कंट्रोल जनरल? इट ऑडिट्स ऑल एक्सपेंडिचर्स. कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर.
अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 के अंडर एक फंड बनाया हुआ है, जहां से जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो यहाँ से होगा, और उसका जो ऑडिटिंग होगा कि पैसा सही खर्च हुआ है, दैट इज डन बाय द सीएजी. सेम इज द केस विद स्टेट्स एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर. We have only 3 UTs with legislature: Jammu and Kashmir, then you have Delhi, and also Puducherry. तो इनका भी वो ऑडिट करता है, क्योंकि बाकी तो यूनियन में आ जाएगा ना. यूटीज कम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंटर, सो दैट वेज. इसके साथ इट ऑल्सो ऑडिट्स ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ द यूनियन रिलेटेड टू कंटिजेंसी और पब्लिक फंड. अभी आपके 3 तरह के फंड होते हैं. एक आपका कंसोलिडेटेड फंड, consolidated fund of India, then you have the contingency, and the third one is a public account. So this is in the domain of polity, we have to study it there. तो ये 3 तरह के फंड्स हैं. तो पब्लिक अकाउंट, कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड, तीनों के एक्सपेंडिचर्स को एडिट करता है आपका सीएजी. ठीक है. इट इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस कनेक्टेड विद द ट्रांजैक्शन टू विच हिज और हर अथॉरिटी एक्सटेंड्स. मतलब हर तरह के जो ऑफिसेज जहाँ पे स्टेट का कंट्रोल आता है, वहां पे द सीएजी विल बी एम्पावर्ड टू कंडक्ट हिज ऑडिटिंग प्रोसेसेस. ठीक है. आईएलओ हमने पढ़ा था कल परसों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनीवा में. इट हैज चोजन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू सर्व एज द एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर 4-year टर्म. तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज चोजन द इंडियन सीएजी टू एक्ट एज एन इंटरनल ऑडिटर. सो दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ. ठीक है. अब आ जाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. ये क्या है? इट इज अ वॉलंटरी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ये क्या कर दिया? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रमोट कर दिए, गुड गवर्नेंस. ठीक है. अब सीएजी इंडिया का, इट हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ दिस बॉडी. ठीक है. इस बॉडी का चेयरमैन इलेक्ट कर दिया गया सीएजी को. ठीक है. जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एफएओ है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ओपीसीडब्ल्यू, ऑल दीज आर एक्सटर्नली ऑडिटेड बाय द सीएजी. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. किस किस साल में की गया? डब्ल्यूएचओ को ऑडिट किया इसने 2020 से 23. एफएओ को भी किया. आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, ये जो न्यूक्लियर फ्यूल से रिलेटेड प्रोलिफरेशन है उसको डील करता है. ओपीसीडब्ल्यू, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. दीज आर द थिंग्स. तो मतलब हमारा सीएजी बाकी इंटरनेशनल बॉडीज को भी ऑडिट करता है, और रिसेंटली इसने इसको किया है आईएलओ. ये याद रखना है बस. अभी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पार्लियामेंट में जो एमपीज हैं या जो कमेटीज के मेंबर्स हैं या जो लोग प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल अटॉर्नी जनरल, तो ये उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलती हैं जो उनकी कंडक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल मंत्री ने या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कुछ भी बोला है अगर पार्लियामेंट में, he cannot be called into question in any court on that account. ठीक है. So Parliament is the sole authority to ascertain if there has been a breach of privilege or contempt of the House. ठीक है. ये पावर पार्लियामेंट के पास है कि पार्लियामेंट खुद डिसाइड करेगी कि उसका ब्रीच हुआ है प्रिविलेज का, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है कि हाउस हुआ है कि नहीं हुआ है. ये पावर किसी भी कोर्ट के पास नहीं. कोर्ट के पास ये पावर नहीं है. इट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू इन एनी कोर्ट. इट कैन ओनली बी डन बाय द पार्लियामेंट. ठीक है. If the presiding officer gives consent, the council can either consider the question or come to the decision or refer to it to the committee of privileges. ठीक है. अगर कोई ऐसा मैटर आया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में स्पीकर होते हैं और राज्यसभा में ही इज द वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. तो जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कंसेंट दी तो वो काउंसिल उस क्वेश्चन को कंसिडर करेगी, प्रिविलेज क्वेश्चन को, कि वेदर प्रिविलेज ब्रीच हुई है हाउस की या नहीं हुई है. तो फिर उसको कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस को भेज दिया जाता है. कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस विल रिव्यू दोस क्लेम्स, दोस एलिगेशंस, वेदर देयर हैज बीन एन एक्चुअल ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस. ओके. बस इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, ये याद रखनी चाहिए आपको कि कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस हैं उसके 10 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में और 15 मेंबर पैनल है लोकसभा में. तो ये चीजें ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा. नेक्स्ट आ जाइए
लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्पीच ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स वाज एक्सपंज्ड। जो एलओपी है ना लोकसभा में, अब तेरी स्पीच एक्सपंज कर दी जाती है, हटा दी जाती है। तो इस पे भी एक मतलब उन्होंने कहा कि मेरी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है आर्टिकल 105 के अंडर उसके अगेंस्ट है। तो 105 is the parliamentary privileges of the MPs and 194 is for the MLAs in the state assemblies. Okay. अब Supreme Court has given a few judgments regarding the parliamentary privileges. इसमें the first we have PV Narasimha Rao versus the state. This case, here it stated that the members needed wider protection of immunity against all civil and criminal proceedings that bear a nexus to speech or vote. अब इसका मतलब क्या है? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, इधर लोकसभा और राज्यसभा, तो इनको एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है, सो दैट जो इनका काम कर रहे हैं उसको आप अनड्यूली इट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन द कोर्ट, इन एनी कोर्ट। ठीक है। अनदर केस आया MSM शर्मा केस। इसमें क्या कहा? whenever there is a condition of imbalance between the provisions of part 5 and article 194 मैंने बताया आपको स्टेट्स के लिए, the fundamental rights will remain supreme। तो इसमें इसका कहने का मतलब है जो MPs हैं या MLAs हैं, they also have freedom of speech। simply because they are a minister, their freedom of speech cannot be called into question। okay, so that is the thing। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि how we can need to protect these judgments have come to highlight the importance of parliamentary privileges। अब इसमें अगर थोड़ा सा मैं अगर एक कॉन्टेक्स्ट दूं आपको, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट है ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है। वहां पे एक देयर इज दिस पार्लियामेंटेरियन, वेरी पॉपुलर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन, जिनका नाम है डी लोम। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम। ब्रिटेन में क्या है? पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है। हमारे यहाँ क्या है? पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर मतलब लोगों से, पीपल आर दी सुप्रीम इन इंडिया। तो डी लोंग की एक स्टेटमेंट है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की पावर को एड्रेस करते हुए बताता है कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग, द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेक a man a woman or a woman a man। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक मेल को फीमेल बनाने या फीमेल को मेल बनाने के बजाय सब कुछ कर सकता है। व्हाट इट मींस इज इट हैज एक्सट्रीम पावर्स, इट हैज एब्सोल्यूट पावर्स, इट इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन द कंट्री। हमारे देश में वैसा नहीं है। तो दैट इज वाई जो प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट है, इसको टाइम एंड अगेन क्वेश्चन किया गया है। ये हमारी प्रिविलेजेस कोडिफाइड भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक मिनिस्टर्स को ब्लैंकेट एक पावर मिल जाती है कि कुछ भी करके वो मतलब बच भी जाते हैं। तो ये इसका क्रिटिसिज्म पार्ट में आ जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऑफिस ऑफ द मेयर। The Honorable Supreme Court said that the Constitution does not allow nominated members of municipality the right to vote for selecting the post of mayor। अब जहां भी आप म्यूनिसिपैलिटीज में देखते हैं मेयर सेलेक्ट होता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉमिनेटेड मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर नहीं दी है कि वो मेयर को सिलेक्ट करें। द मेयर इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज यूजुअली चोजन थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पहले आपके काउंसलर सिलेक्ट होंगे। फर्स्ट यू विल इलेक्ट योर काउंसलर्स, देन those elected councillors will elect the mayor। so it is not a direct election। डायरेक्ट इलेक्शन होती है अगर लोग मेयर को चुन रहे होते, लोग नहीं चुनते हैं। ये जो काउंसलर सिलेक्ट होके आए हैं लोगों द्वारा, वो फिर अपने इंटरनल एक मतलब इलेक्शन होगी तो वो मेयर को चुनते हैं। The municipal commissioner is the chief executive officer and the head of the executive arm of the municipal corporation। Generally, he is an IAS officer. Mostly, he is an IAS officer। The 1992 Act provides for elected and nominated councillors। ठीक है। तो काउंसलर्स इलेक्टेड भी हो सकते हैं और नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। नॉमिनेटेड काउंसलर्स कौन चूज करता है? दे आर चोजन बाय इलेक्टेड काउंसलर्स फॉर देयर स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, समझ आ गया आपको?
तो टेन्योर की भी, जैसे टेन्योर की बात करें कि टेन्योर कितना होगा, तो ये टेन्योर फिक्स नहीं है, टेन्योर इज नॉट फिक्स्ड, tenure is not fixed for the mayor or other councillors in across states. So just understand this thing, that the councillors are both directly elected as well as nominated. Directly elected by the people, then those directly elected, they nominate a few councillors on the basis of their specialized knowledge in municipal administration. और वो जो इलेक्टेड काउंसलर्स होंगे वही मेयर को चूज करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो मेयर को चूज नहीं करेंगे. और म्यूनिसिपल ये जो कॉर्पोरेशन है इसका हेड सीईओ होता है, मोस्टली एन आईएएस ऑफिसर. एंड वन मोर थिंग, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस स्टेट्स. So this was about a minor understanding of the office of mayor. 74th Amendment Act. अब आपको ये याद होना चाहिए कि 73rd and 74th Amendment Acts, they provide for the constitutional status. They provided constitutional status to panchayats and municipalities. ठीक है, तो आपका शेड्यूल 11 और 12 ऐड हुए थे, वो हम पॉलिटी में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो 74th अमेंडमेंट ने दे डू नॉट प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ इलेक्शन, द टेन्योर और द पावर ऑफ मेयर्स. अब ये आपको फैक्ट याद रख लेना, ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसने अमेंडमेंट ने ये प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है. तो जस्ट मार्क दिस. ओके, अब आइए अर्बन लोकल बॉडीज में कोलकाता मॉडल क्या है. व्हाट इज द कोलकाता मॉडल? The model was introduced in 1984. Mayor and council form of city governance. Mayor, a council will be there headed by a mayor. So mayor and council. It can be described as a cabinet government. ठीक है, वही उसी तरह का होगा जैसे prime minister heads and his council of ministers, the cabinet. Here also a kind of a similar setup is adopted. So here it is composed of mayor plus 10. So 1 plus 10 format has का mayor plus 10 councillors with individual portfolios chosen from elected councillors. ठीक है, municipal commissioner serves as principal executive officer subject to control and supervision of the mayor as the chief executive officer in this model. तो ये जो कोलकाता मॉडल है इसमें mayor will be the CEO while the municipal commissioner, most likely to be an IAS, he will be a principal executive officer. Okay, तो अभी 6 states में कहाँ पे? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु. दे हैव मेयर्स हु आर इलेक्टेड डायरेक्टली. तो ये भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि किन स्टेट्स में डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर्स होते हैं. जुडिशियल मेजॉरिटेरियनिज्म. ठीक है, सो क्या है जुडिशियल मेजॉरिटेरियनिज्म, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, फिर इसके और कॉन्टेक्स्ट समझेंगे हम. ठीक है, द रिक्वायरमेंट फॉर अ मेजॉरिटी कंसेंसस. मेजॉरिटी कंसेंसस क्या है? अब देखिए, जनरली जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होंगे यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, constitutional references, they are decided by at least a 5 judge bench of the Supreme Court. ठीक है, 5 judge bench होगा. ठीक है, तो it will be a 5 judge bench. ठीक है, तो कोई भी जजमेंट होगी वो मेजॉरिटी जजमेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल इट हैज टू बी 3-2. और जो डिसेंटिंग जजेस हैं वो अपना डिसेंटिंग नोट, दे ऑल्सो मेंशन देयर डिसेंटिंग नोट इफ दे आर नॉट एग्रीइंग. ओके, तो फ्लोज फ्रॉम कौन से आर्टिकल से आपका ये आता है मेजॉरिटी कंसेंसस? आर्टिकल 145, 145(5). ठीक है, numerical majorities are of particular importance to cases which involve substantial interpretation of constitutional provisions. ठीक है, तो constitutional provision जैसे आर्टिकल 143 के अंदर आपको प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ही seeks the advice of the Supreme Court.
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को जो एडवाइस देनी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में इट हैज टू बी बाय अ मेजॉरिटी कंसेंसस। ओके, जैसे यहाँ पे मेंशन भी है, इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कंसिस्टिंग ऑफ 5 और मोर जजेस आर सेट अप इन कॉन्सोनेंस विद आर्टिकल 145(3). ओके, तो ये बस आपको ध्यान रखना है, दीज फैक्ट्स यू हैव टू रिमेंबर। ये तो हो गया मेजॉरिटी कंसेंसस। नाउ व्हाट इज अ सुपर मेजॉरिटी डिसीजन? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इट रिक्वायर्स मोर देन सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द कोर्ट। सिंपल मेजॉरिटी क्या होगी? 3-2, 5 जज बेंच में 3-2, या 7 जज बेंच में 4-3, या 3 जज बेंच में 2:1। ओके, अब लोग सुपर मेजॉरिटी क्या होगी? सिंपल मेजॉरिटी से ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा? 9 फॉर एग्जाम्पल 9 जज बेंच है, तो उसमें दिस विल बी द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ 5-4, बट सुपर मेजॉरिटी विल बी either 6-3, 7-2, 8-1 और 9-0। इट विल बी मोर देन दैट। जैसे 5-4 होनी थी, उससे ज्यादा ही हुई। तो हेयर इट हैज टू बी 4-1। ठीक है, हेयर इट हैज टू बी 5-2, और हेयर तो होगा नहीं यहाँ से कुछ। ठीक है, तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। व्हाट इज सुपर मेजॉरिटी, व्हाट इज मेजॉरिटी कंसेंसस, एंड इट वेयर इट ड्रॉज फ्रॉम आर्टिकल 145 एंड आर्टिकल 143 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस बाय द प्रेसिडेंट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन। क्या हुआ इंटरनेट शटडाउन? इट इज द सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज which is governed by temporary suspension of telecom services, public emergency and public safety acts। ये किस एक्ट के अंडर आता है? टेलीग्राफ एक्ट, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। तो जो भी आप देखते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में आपका इंटरनेट बैन हुआ था, या अभी मणिपुर में अनरेस्ट में इंटरनेट बैन हुआ था, तो किस एक्ट के अंडर होता है वो? टेलीग्राफ एक्ट, और इसकी टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल 2017। ओके, तो 15 दिन तक आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड करते जाएं। Such directions can be issued। कौन इशू करेगा ये डायरेक्शंस? सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एमएचए। तो होम मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी होम होगा ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी एमएचए, सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी रहेंगे, ही विल इशू सच ऑर्डर्स। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट कैसे होते हैं, कोलिजन सिस्टम होता है, रिमूव कैसे होते हैं, यू शुड नो दिस। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, आर्टिकल 124 के अंडर, विद द हेल्प ऑफ कोलिजियम सिस्टम। तो आपका एक फर्स्ट जजेस केस था, फर्स्ट जजेस केस 1982। इसमें क्या बोला कि जो कंसल्टेशन करेंगे जो प्रेसिडेंट, कंसल्टेशन बाय द प्रेसिडेंट विल जस्ट इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ व्यूज। एक्सचेंज ऑफ व्यूज, एक्सचेंज ऑफ व्यूज का मतलब कि जो कंसल्टेशन होगी उसका मतलब बाइंडिंग नहीं होगी वो प्रेसिडेंट पे। फिर आपका सेकंड जजेस केस आया, सेकंड जजेस केस 1993। इसमें क्या बोला? द कंसल्टेशन विल मीन कॉन्करेंस। फॉर एग्जाम्पल कोई जज अपॉइंट करना है प्रेसिडेंट ने, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछेगा, तो चीफ जस्टिस के व्यूज को मानना ही पड़ेगा। इट बिकम्स बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। और इसमें चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस को भी एडवाइस लेना है। फिर आपको फाइनली थर्ड जजेस केस है, थर्ड जजेस केस। इसमें क्या हुआ? आपका सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस का एक कोलिजियम बनेगा। ठीक है, वो कोलिजियम आपका रिकमेंड करेगा नाम टू दी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है थोड़ा सा कि एक सिर्फ सुप्रीम चीफ जस्टिस का ही ओपिनियन नहीं लिया जा रहा है, मेजॉरिटी ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस आर टेकन। सो दिस इज हाउ द जुडिशियल सिस्टम हैज इवॉल्व्ड। सो करंटली वी हैव, इट इज अ 5-member बॉडी। द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम इज अ 5-member बॉडी। हेड कौन करता है इसको? हेडेड बाय द incumbent चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस, जो हमने देखा थर्ड जजेस केस में आ गया। ठीक है, वही है फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स ऑन पार्टी नेम एंड सिंबल। अब इलेक्शन कमीशन का रोल सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट कराना नहीं होता, इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना। इलेक्टोरल रोल्स, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। ओके, देन allotting party symbols, allotting symbols,
recognition of national and state parties, recognition of parties, ठीक है। तो जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारी चीजें किसका काम? इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। अब आर्टिकल 324 है, read with election symbols reservation allotment order 1968 empowers the election commission of India to recognize political parties and allot symbols, जो हमने पढ़ लिया। सादिक अली केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया ईसीआई के अथॉरिटी को टू डिसाइड ऑन डिस्प्यूट्स ऑन अ मर्जर। जब दो पार्टीज आपस में मर्ज हुई, फॉर एग्जांपल या ब्रेकअप हुआ या मर्जर हुआ, तो कौन सा पार्टी सिंबल किसको मिलेगा, वो डिसीजन विल बी डन बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो 3 टेस्ट इसने प्रिस्क्राइब किए थे, टेस्ट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी, ओके। अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के विद रिस्पेक्ट टू क्या प्रोविजंस है, ये 3 सिंबल चूज कर सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अदर देन नेशनल और स्टेट पार्टी, और ईसीआई उसमें से इनको एक ग्रांट करेगी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कैन चूज 3 एंड इलेक्शन कमीशन विल अलॉट देम वन आउट ऑफ देम, एंड वो 3 वो होने चाहिए जो नेशनल और स्टेट पार्टी का सिंबल नहीं है, ओके। नेक्स्ट वी हैव कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, ठीक है। इसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई, किसने इनॉग्रेट की? लोकसभा स्पीकर ने। ये शुरू कब हो गया था? 1911 में। 180 लेजिस्लेचर्स इनमें इन्वॉल्व है। आफ्टर अफ्रीका रीजन, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर मेंबर ब्रांचेस ऑफ सीपीए। तो इतना याद रख लो कि इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर अफ्रीका रीजन, और सीपीए इंडिया रीजन इज डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लिटिल बिट, ठीक है। ये हमारा पॉलिटी ऑफ फेब्रुअरी कंप्लीट हो गया। अभी हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस, ओके। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंडर, इट हैज कॉल्ड G20 nations to strengthen the international financial architecture at first G20 financial ministers and central bank governors meeting under India G20 presidency। अब क्या मतलब है इसका? देखो, IMF आपको पता है, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन आपकी IMF प्लस वर्ल्ड बैंक, तो ये फाइनेंशियल एक मैकेनिज्म और इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है, उसके लिए सेटअप हुआ था 1945 में, पोस्ट वॉर, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अभी G20 भी आपको पता होना चाहिए कि G20 के कितने मेंबर है, कौन कौन से हैं, ठीक है। वहां पे आपका ब्राजील है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, सारी कंट्री, यहाँ पे इंडोनेशिया है, या कौन सी कंट्री, आपको 20 के 20 मेंबर्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो IFA क्या है? इट रेफर्स टू द कलेक्टिव गवर्नेंस अरेंजमेंट्स एट द इंटरनेशनल लेवल फॉर सेफगार्डिंग ग्लोबल मॉनेटरी। तो ये एक IMF का ही एक काइंड ऑफ प्रोग्राम है जो इंश्योर करता है, सेफगार्ड करता है मॉनेटरी सिस्टम्स को, ताकि मॉनेटरी सिस्टम्स कोलैप्स ना कर जाएं इन द इवेंट ऑफ सम इकोनॉमिक शॉक्स इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो टू प्रमोट द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो इसमें कौन कौन सी बॉडीज हैं? फर्स्ट वी हैव IMF, then we have World Bank, then we have World Trade Organization, then we have BIS and OECD। तो ये पांच बॉडीज हैं। दिस इज द WTO, this is the Bureau of International Standards, and this is your OECD organization for, this is the Western Europe, Western European countries which have formed this organization. These are all part of this international financial architecture. अब पेट्रो डॉलर्स क्या है? पेट्रो डॉलर्स आर लार्ज एक्यूमुलेटेड US डॉलर्स with oil exporting countries from payment for crude oil in US डॉलर, ठीक है। पेट्रो डॉलर्स क्या है? जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, जो ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल आपका ईरान हो गया, आपका सऊदी भी काफी करता है, फिर कतर है, फिर वेनेजुएला है आपका वहां पे। सो क्या होता है? बिकॉज द इंटरनेशनल ट्रेड इन ऑयल इज डन इन डॉलर्स, so that is why it is called as petrodollars. It's simple concept. यूरो डॉलर क्या होगा? US डॉलर डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक्स आउटसाइड US, ठीक है। जो US डॉलर के डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक्स आउटसाइड US, नॉट नेसेसरली इन यूरोप। यूरो डॉलर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यूरोप में ही जो कमर्शियल डिपॉजिट्स होंगे, ये किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, बट US से बाहर दे विल बी टर्म्ड एज यूरो डॉलर्स। देन वी हैव डिजास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी, ओके। इंडिया हैज लॉन्च ऑपरेशन दोस्त। ये कहाँ पे हुआ था? अभी आपको पता होगा, अर्थक्वेक आया था टर्की में, ठीक है, तो तुर्की भी कहते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन, अर्थक्वेक हिट
तुर्की एंड सीरिया। तुर्की एंड सीरिया में ही हुआ था, बस इतना याद रखना आपको कि एनाटोलिया रीजन कहाँ पे है, वहां पे टर्की में, ठीक है। रेस्ट ऑफ इट इज ऑल जोग्राफिकल। स्ट्राइक स्लिप फॉर्ट्स क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं, ठीक है। ओस्लो गाइडलाइंस किससे रिलेटेड है? अब ओस्लो गाइडलाइंस आर द यूज ऑफ फॉरेन मिलिट्री सिविलियन डिफेंस एसेट्स इन डिजास्टर रिलीफ। जैसे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज है, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज होंगे, इंडिया भी काफी बड़ा कंटिजेंट भेजता है। इंडिया ऑल्सो सेंड्स अ बिग कंटिजेंट इन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज, so they also help in the humanitarian assistance during disaster. So that is a little bit about it. Moving on, we have certain disaster relief operations. Let's have a look at them. First is Operation Castor, Operation Rainbow. They were launched in 2004. कब? जब सुनामी आई थी, Maldives hit Sri Lanka, tsunami hit Maldives and Sri Lanka. So Operation Castor and Operation Rainbow, 2004. अब CDRI आपने पढ़ा ही होगा, न्यूज में सुना होगा, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, in line with the Sendai framework. It is in line with the Sendai framework. ओके, तो 2019 में लॉन्च किया था यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट इन न्यूयॉर्क, ठीक है। इट हैज लॉन्च रिसेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। आईरेस इनिशिएटिव लॉन्च किया है, किसने? सीडीआरआई ने, टू सपोर्ट स्मॉल आइलैंड कंट्रीज, ठीक है। जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज जो मोर इम्पैक्टेड बाय द इम्पैक्ट्स ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट एंड डिजास्टर, so they will be kind of aided by this initiative, IRIS, Infrastructure for Resilient Island States. It works at the intersection of वही सेंडाई प्लस पेरिस। पेरिस एग्रीमेंट आपको पता है 1.5 डिग्री तक टारगेट था उसका, ग्लोबल टेम्परेचर को लिमिट करना, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, ठीक है। मूविंग ऑन, इंडिया यूएस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ इंडिया यूएस लेड द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ आईसीईटी, हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। आईसीईटी प्रोग्राम, आईसीईटी जो एग्रीमेंट है, जो किसके किसके बीच हुआ है? इंडिया एंड यूएस, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल ब्रीडर रिएक्टर्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उससे रिलेटेड कुछ भी जो इंडिया जो सीख कर रहा है कि टेक्नोलॉजी भी हमें ट्रांसफर की जाए, दिस इज अंडर दिस एस्पेक्ट, दिस आईसीईटी, ठीक है। तो सीईटीज क्या होते हैं? देयर आर सबसेट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज दैट आर पोटेंशियली सिग्निफिकेंट टू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको, जो देश की सिक्योरिटी को सेबोटाज कर सकता है, इट कैन इम्पैक्ट टू अ ग्रेट वे। सो इसके लिए we'll have to develop our strategic presence in these areas as well, strategic presence. That's why we're collaborating with many countries, including the United States, in this regard. Objectives of ICT to elevate, expand Indo-US strategic टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, ठीक है, जो स्ट्रेटेजिक एरियाज में, प्लस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन डीआईसी, ठीक है, ये भी इम्प्रूव करना है। अभी आपने रिसेंटली जो यूएस से हमने वो जेट इंजन्स का इंपोर्ट करना था, वो डील कुड नॉट गो थ्रू, बट वी आर ट्राइंग टू गेट अ बेटर डील फ्रॉम अदर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल सैफरन ऑफ द फ्रांस एज वेल, so that these steps are really going on. Okay, so I hope this gives you a little bit of clarity here about how Indo-US partnership, for example, recently NATO plus की बात चली थी, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, the US had been, trying to get India into NATO plus, but it was not in India's best interests, because that way our foreign policy would get hyphenated with the NATO policy. So we were no longer be able to take independent strategic decisions which will be beneficial to us. तो अगर हम NATO ज्वाइन करते तो we would have antagonized Russia, number one, और दूसरा चाइना का एग्रेसिव पोस्चर इंडिया के जो LAC पे बढ़ जाता। So these things taken into account, our policy makers, particularly the foreign security experts headed by Jaishankar sir, the foreign minister of India, they thought it prudent to not go with the NATO and maintain their individual strategic posturing in the foreign policy and diplomatic stance, so as to further our strategic interests in the churning of the geopolitical scene that is happening. So that is how these things are. Okay. All right. Moving on. Now let's move to India's best friend. Who is India's best friend? It has to be India, but then
in the geopolitical stance, Russia remains India's time-tested friend. So let's see. The Treaty of Friendship and Cooperation signed between India and Russia. ठीक है, इंडिया एंड रशिया ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी 28 जनवरी 1993। 30 साल हो गए इसको। ठीक है, सो इट रिप्लेस द 1971 ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद सोवियत। आपको पता है 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हुई थी, CIS ब्रोक अप, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, दैट वाज नोन एज द सोवियत यूनियन अर्स्टवाइल, USSR आल्सो, नाउ इट इज रशिया। ठीक है, तो रशिया के साथ हमने 1991 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की। ठीक है, तो बस इसका कैसे इवॉल्व हुआ है, 93 में ये ट्रीटी मॉडिफाई की गई। ठीक है, 2000 में हमने इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया। 2010 में वी मेड इट इनटू स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 2022 में रूपी रबल ट्रेड मैकेनिज्म फर्स्ट शुरू कर दिया। रूपी रबल इज द करेंसी ऑफ रशिया। ठीक है, और बायलैटरल ट्रेड हमारा टच हुआ है $25 बिलियन, जो कि कंपैरेटिवली कम है बाकी कंट्री से। ठीक है, और ट्रेड डेफिसिट आपको हमेशा, जब भी आप बायलैटरल ट्रेड पढ़ते हैं दो कंट्रीज का, तो आपको ये पढ़ना कि ट्रेड डेफिसिट किसके फेवर में है। तो इधर रशिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, हम कम एक्सपोर्ट करते हैं, तो इट इज इन फेवर ऑफ रशिया। ठीक है, और इंडिया और रशिया ने एक ट्राइबाइटाइट पैक्ट साइन किया है ताकि वो बांग्लादेश में एक सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट करना है। तो हमने बस समझ लेनी है डायनामिक्स। दूसरा, हम S-400 हम यहाँ से लेते हैं। दूसरा ब्रह्मोस है। फिर सुखोई Su-30 MKI, ये सारा हमारा रशिया से है। अभी रिसेंटली हमने ऑयल एंड गैस इंपोर्ट किया है काफी रशिया से। सो वी आर, इट इज व्हेन 1971 war, when US it started its sixth fleet uh, in the waters of Bay of Bengal. It was Russia's support that helped us avert a catastrophic thing that could have happened. So Russia remains our time tested friend. So we'll have to kind of keep that thing. If our foreign policy, as far as our foreign policy is concerned, अगर हम अपनी foreign policy की बात करें, तो we have always been trying to maintain a very calibrated approach. We don't the world of diplomacy works in a very behind the closed doors as well, but it doesn't work on emotions, it doesn't work on knee-jerk reactions. It works on long-term policy. So it works on long-term policy which suits the geopolitical interests of our country, geopolitical strategic interests of a country. Particularly, we talk of FOIP, Free and Open Indo-Pacific. So Indo-Pacific में China has been trying to increase its aggressive posture. So what we are trying to do, हम उसको थोड़ा सा काउंटर करने के लिए हमने जापान के साथ टाई अप किया है, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, हमने इजिप्ट के साथ किया है, हमने इजराइल के साथ भी किया है. So what we are trying to do, and also with France we have certain exercises. So what we're trying to do, we are trying to forge these multilaterals, trilaterals and bilaterals to ensure that we also emerge as the voice of the global south. So we are emerging as a very prominent voice of the global south. So that being said, we also are pragmatic about our options, that where we have to incline how much. So that is how our foreign policy is evolving. It is not static, it is evolving over a period of time, and we are not very, for example, even despite our military transgressions by China, military altercations with China, we maintain a very good bilateral trade of $135 billion with China. So we are pragmatic about it. We are not very emotional about our international choices, our foreign policy choices. So that also needs to reflect in what we, when asked in the interview, how we approached it. That also needs to reflect there. Wonderful. Let's go ahead. Foreign policy is always a very interesting topic. Moving on, let's talk about India and Qatar. Qatar में आपने सुना है कि इंडिया के 6 naval officers, they are on a death row. So just for that reference. So 2023 marks 50 years of the establishment of diplomatic relations. Okay. Qatar कहाँ पे है? Persian Gulf में. You should know the countries in the Persian Gulf. West coast of Persian Gulf shares land border with Saudi Arabia. ठीक है. तो आपका Persian Gulf ऐसे है.
इधर आपका यमन है, ये आपका सऊदी हो गया, जस्ट ड्राइंग अ रफ मैप, ये आपका पूरा पर्शियन गल्फ है। तो यहाँ पे आपका कतर है, यहाँ ओमान है आपका, ठीक है, और बहरीन भी इधर ही है कहीं पे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा मैप में देखें आप, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो 2019 में इंडिया कतर ईयर ऑफ कल्चर सेलिब्रेट किया गया, और इंडिया का मेजर लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर है कतर। तो ये आपको बस याद रखना। डिफेंस कॉपरेशन भी हमारा अच्छा है, ट्रेड डेफिसिट कतर की फेवर में है, और मिलिट्री एक्सरसाइज में कतर इज जायर ए बहर, जायर ए बहर, could be asked in the exam, जायर ए बहर। All right, wonderful. Protocols to amendments in Chicago Convention. So the cabinet has approved ratification of 3 protocols relating to amendments in the Chicago Convention. किससे related है? ICAO. What is ICAO? International Civil Aviation Organization. ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए शिकागो कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, शिकागो कन्वेंशन, तो इट इज रिलेटेड टू सिविल एविएशन, ठीक है, ICAO। तो प्रोटोकॉल टू अमेंड आर्टिकल 50A फॉर रेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ICAO काउंसिल फ्रॉम 36 to 40। तो अभी 36 स्ट्रेंथ थी उसकी, 40 बढ़ाने का प्रपोजल है, और एयर नेविगेशन स्ट्रेंथ 18 से 21। इतना नहीं याद रखना, आप बस इतना याद रखें कि ये शिकागो कन्वेंशन है और बस स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात हुई है, जस्ट रिमेंबर दिस। और दूसरा आर्टिकल 3 क्या कहता है, रेफरेंस मेंबर स्टेट्स फ्रॉम यूज ऑफ वेपन्स अगेंस्ट सिविलियन एयरक्राफ्ट। बस ये पॉइंट भी याद रखना है कि आर्टिकल 3 शिकागो कन्वेंशन का ये कहता है कि member countries must refrain from using weapons against civilian aircraft. So that also needs to be kept in mind. So we'll take a few questions. कुछ doubts हैं यहाँ तक आपको? Any doubts you guys have? Any doubt, guys? No, sir, clear. Okay. किसी और को कुछ डाउट? समझ आ रहा है ना सही से? Yes, sir. Yes, Okay, sir. wonderful, wonderful. चलिए फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई कैन गो ऑन आवर्स ऑन एंड टॉकिंग अबाउट इट। रोटियां मैं दिल्ली बनाती हूँ। Kindly put your phone on mute. So, see, foreign policy being a very interesting topic, we can go on hours discussing it, but the limitations of the exam force us to complete the syllabus as well. Otherwise, I would get lost in this. So let's go. Let's go on further. Indo-German relations. Okay. Green and Sustainable Development Partnership supports India's green growth. So Germany has been, at the forefront of renewable energy economy. So India's green growth also, it has been tried, the green hydrogen, all these things. Okay. Triangular Development Corporation between India and Germany and a third country that can be forged. 4 projects are at the advanced stages of implementation. कहाँ पे? India and Germany, they are like forging good sustainable development programs in 4 countries of Cameroon, Malawi, Ghana, Peru. ठीक है? और एक green hydrogen task force has also been constituted. FATF के बारे में आपने सुना ही होगा, FATF, ठीक है? Yeah, Trade and Technology Council. What is Trade and Technology Council? It is a strategic coordination mechanism to allow both partners to tackle challenges at the nexus of trade, trusted technology and security. ठीक है? तो इसमें क्या होगा, जो भी इन्वॉल्व इसमें पार्टनर्स है, पार्टनर कंट्रीज हैं, वो ट्रेड से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और सिक्योरिटी एस्पेक्ट से रिलेटेड जो भी उनके बायलैटरल डिस्प्यूट्स हैं या जो भी इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, वो इसके थ्रू इसको एड्रेस करेंगे। ठीक है। फैब 4 और चिप 4 अलायंस, ये क्या है? US led alliance of world's top producers of semiconductors.
कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? सबसे पहले ताइवान, यूएस, जापान, साउथ कोरिया। तो अगर आपको बोला जाए कि चिप फोर अलायंस में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, सो वी हैव यूएस, ठीक है, वी हैव जापान, वी हैव ताइवान एंड वी हैव साउथ कोरिया। ठीक है, बस ये याद रखना है इसमें। अब FATF क्या है? FATF सस्पेंडेड रशियाज मेंबरशिप ओवर यूक्रेन वॉर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन, ठीक है, इट इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या करता है? ये मनी लॉन्ड्रिंग प्लस टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो केसेस हैं उनसे डील करता है। टेरर फाइनेंसिंग, तो रशिया, since it was involved in the Ukraine war, it was aggressive in that, so it had been, kind of suspended from the FATF. Myanmar along with Iran, North Korea continue to be the blacklist. ये आपको याद रखना कि ब्लैक लिस्ट होती है जो बिल्कुल एक्सट्रीम, जिनके ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस होते हैं। म्यांमार, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सो दीज आर कंट्रीज इन द ब्लैक लिस्ट। एंड देयर इज अनदर ग्रे लिस्ट, उसमें कौन सी कंट्रीज है? पहले पाकिस्तान भी था, शायद इसको अभी हटाई दिया हो गया। यूएई, तुर्की, जॉर्डन, साउथ अफ्रीका एंड 20 अदर कंट्रीज। बस याद रखें, इंडिया मेंबर है। जो भी इंटरनेशनल बॉडी आएगी, जस्ट चेक वेदर इंडिया इज अ मेंबर। सो इंडिया इज अ मेंबर, एंड व्हाट इज द रोल? इट टैकल्स मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग, मींस जो भी न्यूक्लियर फाइनेंसिंग से रिलेटेड। व्हेन वाज FATF फॉर्म? 1989। हेडक्वार्टर्स पेरिस। So these are the things you need to remember. India is a member. Money laundering, terror financing, 1989, Paris. ठीक है? Now what is a Paris Club? Paris Club will provide aid to debt-laden Sri Lanka. अभी श्रीलंका में क्राइसिस हुआ था काफी ज्यादा, उनके पूरी इकोनॉमी had collapsed. ठीक है, इकोनॉमी collapse कर गई। उन्होंने इमीडिएटली जो केमिकल फर्टिलाइजर से दे शिफ्टेड टू ऑर्गेनिक, और प्लस उनका जो फॉरेस्ट रिजर्व है बहुत ज्यादा कम हो गया, FDI बहुत ज्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से they needed lot of aid. We also sent, as in India, we sent several lines of credit to Sri Lanka. Paris Club ने क्या किया? It will provide aid to Sri Lanka. Informal group है creditor nation का, जो nations credit देते हैं। Objective to find workable solutions to payment faced by debtor nation. Debtor nation में जिन देशों ने काफी उधार ले रखा है, जिनका भी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, तो उनको एक वर्केबल, एक वायबल सोल्यूशन क्रिएट करना फाइनेंसिंग का। तो ये एक सेटअप है इसमें। इसके 22 मेंबर्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज होगी ना सारी। स्कैंडिनेविया कौन सा है? ऊपर, नॉर्वे, फिनलैंड, ठीक है, स्वीडन, ये कंट्रीज को हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। साथ में US, UK एंड जापान। एक और चीज फिर से, इंडिया मेंबर है कि नहीं? इंडिया नहीं है। इंडिया और चाइना दोनों ही मेंबर नहीं है इसके पेरिस क्लब के। इंडिया एंड चाइना आर नॉट मेंबर्स ऑफ पेरिस क्लब। ये UPSC में क्वेश्चन आ चुका है 1-2 बार। You have to be a bit careful about it. Okay, fine. Moving on. Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches. ठीक है, IFCMA। ये क्या है? न्यू फॉरम किसका है? OECD कंट्रीज का। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें। बस इतना याद रख लो। ये क्या करता है? मिटिगेशन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस। तो किससे रिलेटेड है? पहले याद रखो, ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रिलेटेड है। OECD का इनिशिएटिव है और इंडिया भी पार्टिसिपेट किया। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, इतना याद रखो। ग्लोबल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस। बायोफ्यूल्स आर मोर, अभी जैसे फॉसिल फ्यूल को हम फेज आउट कर रहे हैं, तो वी नीड मोर ऑफ बायोफ्यूल्स। तो इट इज लॉन्च्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग इंडिया एनर्जी वीक 2023। तो किसने लॉन्च किया है? इंडिया ने। इट विल क्रिएट अ फेवरेबल इकोसिस्टम फॉर प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ बायोफ्यूल्स। ठीक है, तो बायोफ्यूल्स को डेवलप करना है। ऐसे कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप बनानी है। किनके साथ? US, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ओके, so these are the things. Understood? New Start's Arm Reduction Treaty. So Russia is suspending its participation in New Start Treaty, the last major military agreement of the US. ये START treaty थी जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस करने के लिए, जो पोस्ट कोल्ड वॉर और ड्यूरिंग कोल्ड वॉर भी साइन की गई थी by the US and the USSR. So New Start is a treaty between US and Russia
for reduction and limitation of strategic offensive arms. Strategic offensive arm means nuclear weapons or maybe very very dangerous weapons of mass destruction kind of. ठीक है, 2011 में ये आई. Placed verifiable limits on intercontinental range nuclear weapons. ठीक है, ICBMs, intercontinental ballistic missiles. START 1 was signed between US and USSR 1991, expired in 2009. ठीक है, 2002 Strategic Offensive Treaty और Moscow Treaty ये 2003 में आ गई और it was followed in 2010 by New START. तो ये बस 2-3 ट्रीटीज के नाम याद रख लें. स्टार्ट ट्रीटी आपको बस पता होना चाहिए किन दो कंट्रीज के बीच में क्यों हुई थी, आर्म्स रिडक्शन के लिए. ठीक है, जो फर्स्ट स्टार्ट थी 1991 में आई, 2009 में इट लैप्स्ड, एंड सेकंड स्टार्ट न्यू स्टार्ट जिसको हम कह रहे हैं 2011. और जो एक स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव ट्रीटी दैट इज मॉस्को ट्रीटी. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स. ठीक, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. तो कल हमने पढ़ा था 2-3 दिन पहले शायद, ISA इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का रोल क्या होता है. तो वो अब ये इंटरनेशनल मैरीटाइम अथॉरिटी इसका रोल पड़ेगा. इट हैज अडॉप्टेड अ न्यू मैंडेटरी इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स कैरिंग इंडस्ट्रियल पर्सनल्स. ठीक है, ये कोड तब कार्गो शिप्स और हाई स्पीड कार्गो को ये ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेट करे. जो मतलब कार्गो शिप जा रही है ना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ताकि जो पायरेसी अटैक से प्रिवेंट करना. जैसे सोमालिया के कोस्ट में सबसे ज्यादा वहां पे सोमालिया कोस्ट लॉट ऑफ पायरेसी अटैक्स हैपन. ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा अटैक्स होते हैं व्हिच कॉजेस लॉट ऑफ इकोनॉमिक लॉस, है ना. तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखनी. ऑलराइट, जयपुर डिक्लेरेशन क्या है? 18th UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज. ठीक है, अगर जयपुर डिक्लेरेशन पूछा जाए किससे रिलेटेड है तो रेलवे से रिलेटेड. किसने ऑर्गेनाइज करा है? RPF ने और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज UIC. ठीक है, जिसने जयपुर डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया. क्या था इसमें? एक्शनेबल एजेंडा टू एक्सप्लोर इनोवेटिव अप्रोचेस टू गेट ग्लोबल रेलवे ऑर्गेनाइजेशंस टू अचीव लॉन्ग टर्म सेफ्टी. हेडक्वार्टर कहाँ है UIC का? पेरिस. बस ये याद रखना है UIC का हेडक्वार्टर्स. ओके. Regulatory framework on ESG norms, environment and social governance. So what about that? SEBI क्या है? Securities and Exchange Board of India. सिक्योरिटीज क्या होती है? पीस ऑफ पेपर, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमने बात की थी, जो ट्रेड किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे. तो उसको रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट. regulates the securities market. So it constituted ESG advisory committee under Shri Navneet Manod. Not required, इतना नहीं चाहिए आपको, बस इतना याद रख लो कि ESG का फुल फॉर्म क्या है और उसका सिक्योरिटीज को वो कौन करता है, मॉनिटर कौन करता है. फिर एक BSDR रिक्वायरमेंट्स, ये क्या है? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट. बस दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर इन दिस. This will not be in the scope of the exam. Stewardship code. Mutual funds are required to mandatorily follow stewardship code in relation to their investment in listed companies. So stewardship code क्या करेगा? Clear policy on voting, compulsory voting on resolutions, including social and corporate responsibility. जो भी mutual fund organizations हैं, तो उनको monitor कैसे किया जाएगा? How will they be brought into accountability? So that is being taken care of by the stewardship code. Sorry. आपने ग्रीन बॉन्ड्स, ब्लू बॉन्ड्स, राइनो बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा. लेट्स सी व्हाट इज अ म्युनिसिपल बॉन्ड. तो NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इट हैज इंट्रोड्यूस कंट्रीज फर्स्ट एवर म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स. कौन सा? निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स. ठीक है, तो ये क्या करेगा? ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशूड बाय इंडियन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस अक्रॉस maturities having investment grade rating. Investment grade rating is considered as good rating given by credit rating agencies like CRISIL, S&P. ठीक है, S&P अगर आपको पूछेगा क्या है, it's a credit rating agency. Then CRISIL is a credit rating agency. Then Moody's it's again a credit rating agency. So you have to understand what is a credit rating agency, which rates the investment
the quality of these securities, whether they are good, the bonds are good, they are investment grade or not, whether they have poor returns or not. That is done by these credit rating agencies. ठीक है, अभी 28 म्युनिसिपल बॉन्ड है, 10 इशूअर्स हैं उसमें, इतना नहीं चाहिए आपको, बस बेस फॉर द इंडेक्स विल बी January 2021, बेस वैल्यू 10,000 रुपए. So this will be the base year 2021 January, and base value will be 1,000 for the municipal bonds, first launched by NSE, National Stock Exchange. और ये सब उसका ठीक है. ओके, सो इंडेक्स को क्वार्टरली रिव्यू किया जाएगा, इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है. म्युनिसिपल बॉन्ड्स आर इशूड बाय लोकल गवर्नमेंट्स, दे डू नॉट कैरी गवर्नमेंट गारंटी. अब ये याद रखना है आपको, जो G-Secs होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दे कैरी government guarantee, while these municipal bonds will not carry any government guarantee. ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए which are more stable, municipal bonds or G-Secs, obviously G-Secs, the securities which would be backed by the government, obviously they are more secure, उनकी volatility कम होगी, price fluctuations कम होगी. So this is a good investment grade. Okay, all right. The municipal corporation has to periodically move a fixed sum of money from its revenues into the escrow account. ठीक है, अब municipal bond market is regulated by SEBI. हमने वही पहले पढ़ लिया कि SEBI रेगुलेट करता है. ठीक है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगा, लंप सम ग्रांट्स है. ऑल राइट, अब आगे इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन became the first local government to raise money from retail investors. So इंदौर became the first. Bangalore Municipal Corporation first to issue bonds. ठीक है, ये दो चीजें. First to raise money from investors, Indore, and first to issue bonds, Bangalore, 1997. ठीक है, all right. इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं, unlike Western countries, no special tax benefits. Interest income is taxed as per income tax slabs. तो interest income होगी तो income tax slab में मतलब टैक्स हो जाएगी वो. Capital gains arising from transfer or non-exempt. Capital gain tax क्या होता है कि आपने कोई बॉन्ड खरीद के रखा है, कोई आपने शेयर खरीद के रखा है, जब आप बेचोगे उससे आपको जो प्रॉफिट होगा, so that will be taxed on the capital gains tax because you have gained something. तो इसमें भी it will be taxed, it is not tax exempt. Social stock exchange क्या होता है ये देखते हैं. NSE has given the final approval, got the final approval from SEBI to launch social stock exchange. So एक separate होगा जो help करेगा social enterprises को to raise funds from public through stock exchange. तो जो social ventures है, जो organization social welfare oriented schemes के लिए काम कर रहे हैं, they will be allowed to raise funds through the stock exchange. अब stock exchange में funds कैसे रेट होते हैं? आप bond अपना issue करोगे, आपके पास पैसा आएगा, जो लोग खरीदेंगे उनके पास वो bond का पेपर रहेगा, next date at a due date they can encash that money, they can sell their bonds to someone else and raise their money. That's how money is. IPO होता है, IPO में क्या होता है? They invest in the stock market, so they make their issue public, जिससे उनको काफी पैसा मिलता है और वो bonds issue कर देते हैं to the buyers of the shareholders. Okay, eligibility conditions for being identified as a social enterprise. अब देखो social enterprises है तो, but कौन सी कंपनीज हैं जिनको social enterprises का बेनिफिट मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू 67% पिछले 3 साल का. ठीक है, जिस टारगेट पॉपुलेशन के लिए आपने वो सोशल वेंचर शुरू किया है उस पर इन्वेस्ट होना चाहिए, ये रेवेन्यू है. दूसरा 67% ऑफ द इमीडिएट 3 years, ठीक है, ये भी वहां पे लगना चाहिए. और बेनिफिशियरी कौन होना चाहिए? वही लोग पिछले 3 साल के लिए. तो यही बेसिकली आपका 67% टोटल इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर सब उधर जाना चाहिए. ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इसने अग्रीमेंट साइन की विद मीशो, एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. मीशो इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. ठीक है, इसके लिए टू हेल्प मार्केटिंग प्रोडक्ट्स बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन. ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? दीज आर ग्रुप ऑफ मे बी पीपल हु हैव अ सिमिलर ऑब्जेक्टिव, हु वांट टू create some positive impact. For example, women create a microfinance self-help group जिसकी वजह से they can raise a lot of funds. ठीक है, तो वो कोलैबोरेट करते हैं. This is a
very empowering. जैसे कुडुमश्री was in Kerala, it was a very successful self help group. ठीक है, फिर आपका SHG बैंक लिंकेज किया गया था इस प्रोग्राम के तहत. So basically these are all initiatives to help the underprivileged sections to get some sense of security in life. These are the objectives. अब DAY NRLM है क्या? ठीक है, पहले हमारी NRLM स्कीम थी जो 2011 में लॉन्च हुई थी. तो इसको NRLM से पहले आपकी थी स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना. ठीक है, पहले थी आपकी ये वाली, उसके बाद NRLM रीनेम होगी, अभी इसका लेटेस्ट नाम कर दिया दीनदयाल अंत्योजना NRLM 2015 में. इसमें जो पूछने वाला क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि कौन सी मिनिस्ट्री है. तो नोडल मिनिस्ट्रीज MORD, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. एम क्या है? एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड रीच आउट टू 10 करोड़ पुअर हाउसहोल्ड्स. तो 10 करोड़ लोगों के पास पहुंचना है. फार्म मैकेनाइजेशन. द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, इसने एक रिपोर्ट एक लेटेस्ट इशू की है. It highlighted the farm mechanization in India is marked by tractorization. मतलब 80% जो contribution है ना, वो ट्रैक्टर्स क्या है मैकेनाइजेशन, जो जैसे हार्वेस्टर्स वगैरह इतने नहीं है, बट ट्रैक्टराइजेशन हो चुकी है. तो ये आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट प्रीलिम्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड, स्टैंडर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग डेटाबेस फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. ठीक है, ये हो गया. अभी we'll take a break of 5 minutes. I think you guys can also break. 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे. Okay. यहाँ तक any doubts as of now? No, sir. Okay, wonderful. Let's go ahead. So we have Mahila Samman Saving Certificate. What is it? New saving scheme for women that has been announced in this year's budget. ठीक है क्या ये? One time scheme for a 2-year period. Maximum 2 लाख. ठीक है, 2 लाख तक आप जमा कर सकते हो 2 साल तक. 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा और पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं आप. सारा पैसा नहीं, थोड़ा पैसा आप निकाल सकते हैं. ठीक है. नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड. अब ये क्या है? आपने ना जब ये व्हेन यू आर रीडिंग दिस टॉपिक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम. डोंट गो टू मच इनटू द टेक्निकलिटीज. इस एग्जाम में वो डायरेक्टली पूछेंगे कि स्कीम है क्या, तो आपको बस उतना याद रखना. तो द money deposited in these schemes by individuals directly sent to the government and deposited in NSSF. ठीक है, डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाती है. कब एस्टेब्लिश हुआ? साल याद रख लें, 1999. और कहाँ पे पैसा जमा कहाँ होता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. एडमिनिस्टर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर NSF रूल्स. बस इतना याद रखो कि पैसा डायरेक्टली NSSF में जाता है. ठीक है, डायरेक्टली इट गोज देयर और पब्लिक अकाउंट में जाता है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको मैनेज करता है और आर्टिकल 283 के कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी इस चीज को प्रोवाइड करता है. ठीक है, जस्ट दिस मच शुड बी ओके विद यू. ऑब्जेक्टिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेडिकेटेड फंड फॉर स्मॉल सेविंग्स, इसको छोड़ दो, दैट विल कंफ्यूज यू टू मच. जस्ट रिमेंबर पब्लिक अकाउंट में जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैनेज करता है और ये डायरेक्टली NSSF में जाता है. ठीक है. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, थर्ड इन प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम एंड 14th इन वैल्यू. तो वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री तीसरे नंबर पे और अदरवाइज चौथे नंबर 14th नंबर पे. जेनरिक मेडिसिन आप समझते हैं कि इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. ठीक है, सबसे ज्यादा हम इसको अफ्रीका में सप्लाई करते हैं. ठीक है, और 40% डिमांड US में है और बाकी UK में. बस इतना याद रखो कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और 50% अफ्रीका में हम ये देते हैं. ऑलराइट. गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स है फार्मा इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए. देयर आर सर्टेन इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, पहला क्या है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मा इंडस्ट्री स्कीम फॉर MSMEs लॉन्च्ड इन 2022.
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये स्कीम है फार्मर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम, देन असिस्टेंस टू फार्मा इंडस्ट्री स्कीम, then pharmaceutical and medical devices. Just have a look at the names. They won't be that important. Okay. Then you have promotion of bulk drug parks. Bulk drug parks भी आपने बनाने. Key decisions of RBI monetary policy. तो RBI is ना, Reserve Bank of India is responsible for the monetary policy of the country. तो हर 2 महीने में MPC होती है, Monetary Policy Committee, bi-monthly it happens. उसमें रिव्यू किया जाता है, बेस रेट्स होते हैं जो डिफरेंट उनको रिव्यू किया जाता है, ठीक है। सो डिसीजंस क्या हुए? एक्सटेंशन ऑफ यूपीआई टू ऑल इनबाउंड ट्रैवलर्स और देयर मर्चेंट पेमेंट्स व्हेन दे आर इन कंट्री। तो जो भी इनबाउंड ट्रैवलर्स है इंडिया में, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पेटीएम यूज करते हैं, वी यूज पेटीएम, ठीक है, हम पेटीएम यूज करते हैं यहाँ पे। कोई बाहर से कंट्री से आ रहा है, somebody is coming from UK, they may be using some XYZ प्लेटफॉर्म, तो उनको भी एक पोर्टेबिलिटी देनी है कि वो हमारे यहाँ आके उन अपने प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं थ्रू यूपीआई। सो दैट इज द डिसीजन। दूसरा क्या है, नेक्स्ट डिसीजन क्या है? इट विल बी एक्सटेंडेड टू ट्रैवलर्स फ्रॉम, स्टार्टिंग कैसे होगी, G20 कंट्रीज वालों को सबको देना है, ठीक है। एलिजिबल ट्रैवलर्स वुड बी इशूड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स and it will be linked to their UPI for making payments at merchant outlets possible. तो सिंपल फंडा है कि आरबीआई ने ये डिसाइड किया है कि जो यूपीआई की फैसिलिटी है वी विल ट्राई टू एक्सटेंड इट टू आवर इनबाउंड ट्रैवलर्स, ठीक है। इनबाउंड ट्रैवलर्स को हम एक्सटेंड करेंगे, और G20 हम समिट हुई थी तब से इसको शुरुआत करने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट इज QR कोड बेस्ड वेंडिंग मशीन और पायलट प्रोजेक्ट फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। एक ये है कैशलेस कॉइन डिस्पेंसेशन मशीन है टू डिस्पेंस कॉइन्स अगेंस्ट डेबिट टू कस्टमर्स बैंक अकाउंट। बस इतना याद रख लो कि ये भी एक क्यूआर कोड मशीन लॉन्च की है आरबीआई ने, ठीक है। अब हमने G-Secs के बारे में पहले भी पढ़ा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, व्हाट आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द आरबीआई for the government to raise money, for example, to suck in money from the market to control inflation. For example, inflation बढ़ गई है, मतलब मार्केट में पैसा बहुत आ गया, तो the first objective of the government is to suck in some money and does open market operations. तो वो G-Secs बेच देगा, पैसा उनके पास आएगा, पैसा आएगा तो मतलब मार्केट में पैसा कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगी। रिवर्स होता है जब उनको इन्फ्लेशन बढ़ानी होती है टू बूस्ट ग्रोथ, टू बूस्ट कंजम्पशन, जैसे कोविड के बाद हुआ, कंजम्पशन बड़ी कम हो गई थी, उसको बढ़ाने के लिए they reduced the base rates, repo rate and all these, so that banks can lend money easily, so that people can buy more and more things, interest rates कम हो गए, these are the things, ठीक है। तो ड्राफ्ट नॉर्म्स बाय आरबीआई टू फैसिलिटेट वाइडर पार्टिसिपेशन। एलिजिबिलिटी क्या है? G-Secs issued by the center except treasury bills are eligible for lending, trading in GSL, whereas G-Secs of both center and states shall be used as collateral. तो इसमें आप उसको G-Secs यूज कर सकते हो सेंटर और स्टेट की एज कोलेटरल। एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? एंटिटीज एलिजिबल टू टेक रेपो ऑपरेशन। अब रेपो ऑपरेशंस क्या थे जो मैंने बताया अभी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना और बेचना, वो दीज पीपल विल बी एलिजिबल फॉर दिस, और जो आरबीआई भी अप्रूव करेगी उनको ही एलिजिबल होगा, 1 से लेके 90 दिन तक। सो 1 to 90 डे टेन्योर होगा इनका, ठीक है। और सिक्योरिटीज बोरोड अंडर जीएसएल ट्रांजैक्शन शैल बी एलिजिबल बाय एसएलआर। अब ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, अगर आपको थोड़ा अगर एसएलआर के बारे में आइडिया है, बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, एसएलआर और सीआरआर, दिस इज क्रेडिट, सीआरआर और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और कैश रिजर्व रेशो सॉरी। तो इसमें क्या होगा, ये जो इन्वेस्टमेंट्स जीएसएल के अंडर होगी, दिस विल कम अंडर, दिस कैन बी अकाउंटेड बाय द बैंक्स अंडर देयर एसएलआर कमिटमेंट्स। तो एसएलआर कमिटमेंट्स अराउंड 18% के अराउंड ही लास्ट टाइम, ठीक है, और अराउंड 4% आपका सीआरआर होता है। तो ये बैंक्स को ना अपने पास मेंटेन करना पड़ता है लिक्विड एसेट्स में। फॉर एग्जांपल हमने प्रोविजनिंग की बात की थी जब लोन डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, इसी तरह ये उस मुश्किल टाइम के लिए जब बैंक्स बैंकरप्ट हो जाते हैं तो उनके पास कुछ पैसा रहना चाहिए टू रन दी ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल फ्लोज आर नॉट कमिंग, मनी इज नॉट फ्लोइंग इजीली, तो उस केस में ये एसएलआर और सीआरआर बैंक्स को हेल्प करते हैं। तो दीज आर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स।
यूपीआई पे नाउ लिंकेज, ठीक है, इंडिया का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ दे हैव लिंक्ड, बस इतना याद रखो, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना हमने। अभी रिसेंटली दिरहम दिरहम यूए का दिरहम उसके साथ, ठीक है, उसको पोर्टेबिलिटी हमने रुपी के साथ बनाई है, कैश जो कैश स्वैप करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा साथ साथ में पढ़ते रहे। नेक्स्ट आ जाओ बेनामी एक्ट। सेंटर sought to review Supreme Court 2022 judgment that struck down several provisions of Benami Transactions Act। ठीक है, अब क्या है ये बेनामी ट्रांजैक्शन? क्या होती है? एनी ट्रांजैक्शन इन विच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू वन पर्सन फॉर कंसिडरेशन पेड बाय अनदर पर्सन। ठीक है, एक बंदे को पैसे दिए, एक बंदे ने जमीन खरीदा, पैसे किसी और ने दिए। ठीक है, समझ गए? मतलब इसमें ये मतलब इट्स काइंड ऑफ अ ब्लैक मार्केटिंग। If the property is held in fiduciary capacity, it does not come under ambit of law. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक वर्डिक्ट दिया है। इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? सेक्शन 32 of 1988 Act is unconstitutional for being arbitrary and violative of Article 21 of the Constitution. Punitive provisions of 2016 amendment shall not be applied. अब देखो, जो एक्ट्स है ना, जो भी टैक्सेशन प्रोसीजर हैं, एक्ट्स हैं, उनको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल लॉ अभी आया है और हम बोलेंगे कि पहले से भी जो हम टैक्सेशन कर देंगे, वैसा नहीं होगा। वोडाफोन के केस में और केन इंडिया के केस में ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इंटरनेशनल कंपनीज पे टैक्स लगाया था, तो बाद में उनको उसका हर्जाना भुगतना पड़ा था। तो ये चीज है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का क्लॉज भी नहीं होना चाहिए उसको। ठीक है, अब आ जाओ इक्वलाइजेशन लेवी। ये काफी न्यूज में रहा, अगर आप न्यूज थोड़ा फॉलो करते रहे। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एक होता है सीबीईसी एक्साइज एंड कस्टम्स, एक सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स इसके अंडर आता है। ठीक है, इट हैज रिवाइज नॉर्म्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है, इसको हम गूगल टैक्स भी कहते हैं, कि जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, सोशल मीडिया कंपनीज है, उन पे टैक्स लगाना, ताकि वो इंडिया में जो अर्निंग करती है दैट हैज टू बी टैक्स इन इंडिया ओनली, बिकॉज दे आर पेइंग टैक्स इन देयर पेरेंट कंट्री, फॉर एग्जांपल यूएस। तो हमें उसका टैक्स नहीं मिलता, तो उसके लिए हमने ये इक्वलाइजेशन लेवी लगाई है। तो इट इज अ डायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन 2016 टू टैक्स द डिजिटल इकोनॉमी। सो डिजिटल इकोनॉमी को टैक्स करने के लिए इट हैज बीन डन। ओके, इट इज एप्लीकेबल ऑन नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ठीक है, एंड लेविड एट 6% ऑफ ग्रॉस कंसिडरेशन। 6% इसका इक्वलाइजेशन लेवी है। 2020 में the scope was widened and a new levy includes 2% on the gross revenues received by a non-resident. तो अब क्या ग्रॉस रेवेन्यूज पे लग रहा है? ठीक है, पहले 16% ऑफ ग्रॉस कंसिडरेशन ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे 6% टैक्स लगता था, अब क्या कर दिया? ओवरऑल 2% ऑन द ग्रॉस रेवेन्यूज। ठीक है, हाइलाइट्स थोड़े से इसके और क्या है कि सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग होगी आपकी, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, सब कुछ मतलब ई पोर्टल पे कर दिया इसने कुछ। ठीक है, ये याद रखना इक्वलाइजेशन लेवी क्या है। गूगल टैक्स है, जो भी डिजिटल इकोनॉमी कंपनीज है उन पे अप्लाई होता है, ताकि जो यूएस में भी टैक्स देती है उनको इंडिया में भी, जो अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इंडिया में भी टैक्स देना है। पहले ये 6% ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट था, अब 2% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यूज कर दिया। बस ये आपको मेन इतना याद रखना है। ठीक है, विवाद से विश्वास, अगर पूछ लें विवाद से विश्वास स्कीम किस मिनिस्ट्री की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। क्या है ये? वॉलंटरी सेटलमेंट स्कीम फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। ठीक है, तो ये बस याद रखें। किसको अप्लाई होगा? सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज, पीएसबीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यूटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ स्टेट का 50% से ज्यादा, मतलब गवर्नमेंट का 50% से ज्यादा कहीं भी स्टेक है, वहां पे ये नॉर्म्स अप्लाई होंगे विवाद से विश्वास वाले। ठीक है, इससे पहले ये 1 आया था, विवाद से विश्वास 1, ये 2 है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इसी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आता है। ठीक है, ये याद रखें बस थोड़ा सा। अब रूल्स नोटिफाइड फॉर ग्रीन बॉन्ड्स टू अवॉइड ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? ग्रीन वॉशिंग ये होता है कि कुछ कंपनीज कुछ अपने प्रोजेक्ट चलाती हैं, ऑल्दो वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, पर वो शो करते हैं कि वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, दैट इज कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग।
तो ग्रीन वॉशिंग रेफर्स टू मेकिंग फॉल्स एंड मिसलीडिंग एंड अनसब्सटैंशिएटेड इनकम्प्लीट क्लेम्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। वही है कि प्रोडक्ट सस्टेनेबल नहीं है लेकिन फॉल्सली उन्होंने बताया कि नहीं हमारा तो प्रोडक्ट सस्टेनेबल है, तो वो होती है ग्रीन वॉशिंग। COP27 में UN सेक्रेटरी जनरल ने बोला जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए ग्रीन वॉश में। जो कंपनीज फॉल्स एफिडेविट देती हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स सस्टेनेबल हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है। साउथ इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ पे होगा? तुमकुर इन कर्नाटका। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। ठीक है। कृष्णपट्टनम, तुमकुर, पोन्नेरी हैज बीन आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी नोड्स। तो ये मेजर नोड्स होंगे इसके चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। ये आपको बस ये जगह भी कई बार पूछ लेता है कि कृष्णापट्टनम कौन सी जगह, कौन सी स्टेट में? कृष्ण आंध्र प्रदेश में, तुमकुर कर्नाटका में, और पोन्नेरी इज इन तमिलनाडु। ठीक, ये भी एक पॉइंट देख ले कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फर्स्ट कॉरिडोर था 2011 में सेटअप होने वाला, DMIC with Japanese collaboration, DMIC. Now it is CBIC, which is Chennai Bangalore Industrial Corridor. Krishnapatnam, Tumakuru, Ponneri are the major nodes there. All right. We will close the class in another 10 minutes. Group standards for millets. FSSAI has framed a comprehensive, okay, it has framed a comprehensive group standard for 15 types of millets. ठीक है, वो आपको बस नाम एक बार पढ़ लो: barnyard millet, amaranthus, buckwheat, finger millet, foxtail millet, pearl millet, fonio, little millet, sorghum, all these things. Okay. अब आगे ये हमारा हो गया कंप्लीट इकोनॉमी। ठीक है, हमने पॉलिटी और इकोनॉमी फरवरी का किया कंप्लीट। अभी हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी। ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, IFCIOR, it signed an MOU with the Regional Cooperation Coordination Operation Center, RCOC of Seychelles. अब आप मैप में देख के बताइएगा मुझे कल Seychelles कहाँ पे है। India has become a nuclear triad country by inducting nuclear SSBM INS Arihant and aircraft carrier INS Vikrant. ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रखना। दूसरा आ जाओ, कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम क्या है? अब कोस्टल एरिया को प्रोटेक्शन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग के साथ साथ MHA का भी कोऑर्डिनेशन रहता है। तो MHA strengthen the patrolling and surveillance of coastal areas, particularly in shallow water. जो कोस्टल एरिया के पास शैलो वाटर है वहां पे पेट्रोलिंग बढ़ानी है, जैसे 26/11 हुआ था हमारा अटैक। तो वैसी एग्जिजेंसीज को वर्ड करने के लिए, सो एज टू हैव अ मोर strict vigil on our coastal frontiers, so this coastal security scheme has been launched. एक और स्कीम है प्रोजेक्ट मौसम। क्या है? aims to reconnect, answer, re-establish communication between countries of Indian Ocean world. ठीक है, aims to reconnect and re-establish communications. तो इंडियन ओशन रीजन है ना, उनकी कंट्रीज में एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म सेटअप करना है। ठीक है। What is wide shipping information? Wide shipping information refers to exchange of relevant advanced information on the identity, movement of commercial and non-military merchant vehicles. ठीक है, ये एडवांस इंफॉर्मेशन दी जाती है। फॉर एग्जांपल मर्चेंट शिप्स आती हैं, मर्चेंट शिप्स नॉन मिलिट्री नेचर की, तो उनके आने की एडवांस में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको, कोस्टल सिक्योरिटी फोर्स को या उस जो कंसर्न अथॉरिटीज। दैट इज वाइड शिपिंग। Next, you have what is Indian Ocean Commission. Indian Ocean Commission is an intergovernmental organization that coordinates maritime governance in the southwestern Indian Ocean. ठीक है, so it coordinates maritime governance. Southwestern कौन सा हो? Western is towards that Arabian Sea वाला पार्ट, तो उसका भी जो साउथ वेस्टर्न पार्ट होगा दैट, वहां पे आपकी 5 कंट्रीज हैं। चलो आपको बताइए, सेशेल्स है, मेडागास्कर, कॉमोरोस, मॉरिशस एंड रियूनियन आइलैंड्स। ठीक है, ये जो अफ्रीकन कोस्ट के आसपास वाला, आपको मेडागास्कर आपको पता है, वहां पे मेडागास्कर है, उसके थोड़ा ऊपर सेशेल्स मॉरिशस आ जाएगा। तो इसका कोड आप याद रखिए, CSMRM। तो क्या है ये? कॉमोरोस, सेशेल्स, मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड्स और मेडागास्कर। अब रियूनियन आइलैंड है ना, रियूनियन, इट इज अ फ्रेंच टेरिटरी। ठीक है,
फ्रेंच टेरिटरी है ये। इंडिया को ना ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ आईओसी में, इंडियन ओशन कमीशन। आपको इंडियन ओशन कमीशन के मेंबर्स अगर पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए, 5 मेंबर्स हैं, सेशेल्स, मैडागास्कर, कोमोरोस, मॉरिशस एंड रियूनियन आइलैंड्स। इट्स अ फ्रेंच टेरिटरी। इंडिया हैज एन ऑब्जर्वर स्टेटस, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। 1982 में बना था ये। डिफेंस एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया हैज अ टारगेट ऑफ $5 बिलियन इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स बाय 2024-25। हम आत्मनिर्भर भारत अभियान हम चला रहे हैं, उसमें हम डिफेंस इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स भी कर रहे हैं। तो 2024-25 तक हम $5 बिलियन तक जाने की हमारी टारगेट है। डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी, ठीक है। टॉप 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया के क्या हैं? म्यांमार, श्रीलंका, आर्मीनिया। तो यहाँ हम सबसे ज्यादा अपना डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए? फर्स्ट इज मेक इन इंडिया, आपको पता ही है। 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बने, कहाँ? यूपी और तमिलनाडु में। पहला यूपी, दूसरा तमिलनाडु में, प्रमोटिंग डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी हमने बढ़ाया है। एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट अप टू 74% एंड अप टू 100% थ्रू गवर्नमेंट रूट। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिफेंस में है, 74% विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल आ जाएगी, ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। अगर इससे ज्यादा, अगर 100% डिफेंस एफडीआई चाहिए आपको, तो यू नीड गवर्नमेंट अप्रूवल। ओके। अभी ऑफसेट क्लॉज क्या है? इट इज एन ऑब्लिगेशन बाय एन इंटरनेशनल प्लेयर to boost India's domestic defense industry if India is buying defense equipment from it. ठीक है, अगर इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट किसी फॉरेन इंडस्ट्री से ले रहा है, फॉर एग्जांपल रफाल, दसॉल्ट एविएशन का, ठीक है, तो उस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वो इंडिया में ना, जो डिफेंस जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करने के लिए इट हैज टू टेक अ फ्यू स्टेप्स। ठीक है, हम आज का टॉपिक यहाँ क्लोज कर देंगे। वी विल क्लोज हियर। सो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, it is a centrally sponsored scheme to provide funds for the development of essential infrastructure and creation of livelihood opportunities along the northern land border. ठीक है, नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर कौन सा है? ये जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है, वहां पे जो विलेजेस को थोड़ा डेवलप करना है, उनको वाइब्रेंट बनाना है, ताकि पलायन ना हो, जो रिहेबिलिटेशन करते हैं वो ना हो। तो वीवीपी कब से कब तक? 2022-23 से 2025-26। ठीक है, कहाँ कहाँ पे होगा ये? अब स्टेट्स देख लेंगे कहाँ कहाँ पे होगा ये। एक तो आपका हिमाचल प्रदेश में होगा, ठीक है, ऑल्दो वहाँ पे इतना बॉर्डर इशू नहीं है, फिर भी उत्तराखंड में होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, सिक्किम में होगा, लद्दाख में होगा, और जम्मू कश्मीर में भी कुछ एरियाज में, फ्रंटियर एरियाज में, वहाँ पे भी विलेजेस के लिए स्टेप्स लिए गए। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्रोग्राम हेड कौन करेगा? ग्राम पंचायत। आपको ग्राम पंचायत को बताया कि ग्राम पंचायत को हमने पावर दी है ज्यादा से ज्यादा। ये हब एंड स्पोक मॉडल में होगा। हब एंड स्पोक, ये होता है हब एंड स्पोक मॉडल। ठीक है, 100% saturation of central and state schemes will be ensured। और एक हर बॉर्डर एरिया में एक स्कीम होती है, BADP, जैसे CDP आई थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, IRDP, ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत सारी स्कीम्स। इसी तरह ये आई थी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसमें BBP में ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, ऑल वेदर। अब ये श्रृंखला टनल आपको पता नहीं कहाँ पे है। श्रृंखला टनल हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कनेक्ट करती है, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ कनेक्ट करती है, तो ये याद रख ले। श्रृंखला टनल हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री, दैट इज रीम। ये टर्म याद रखें, REAIM। अगर ये पूछें किससे रिलेटेड है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI इन मिलिट्री। वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल समिट ऑन रीम वाज हेल्ड इन कहाँ पे? हेग। हेग कहाँ पे? नेदरलैंड्स में। ठीक, फर्स्ट ग्लोबल अटेम्प्ट टू प्रिवेंट प्रोलिफरेशन ऑफ लीथल ऑटोनोमस वेपन्स एंसर्स एथिक मॉरल फैक्टर इनटू रैपिडली डेवलपिंग वेपनाइजेशन दैट हैज पोटेंशियल फॉर कैटेक्लाइज्मिक डैमेज। ठीक है, बस इतना याद रखो कि रीम क्या है और
कहाँ पे इसकी अभी फर्स्ट समिट हुई है? हेग, नेदरलैंड्स में हुई है, और ये रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई इन मिलिट्री के लिए। तो विल क्लोज आवर टुडेज क्लास है। अगर कोई डाउट्स हैं तो वी विल टेक, अदरवाइज लेट्स क्लोज। कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए। हाँ जी फ्रेंड्स, एनी डाउट्स? I think I have muted you. Yeah, any doubts you can ask. Sir, these vibrant villages program and aspirational district programs are kind of correlated, or there एस्पिरेशन any डिस्ट्रिक्ट अलग है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स हैं आपका, वो 100 आई थिंक 13 से स्टार्ट किया था, 113 डिस्ट्रिक्ट्स जो थोड़ी सी बैकवर्ड हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम पर्टिकुलरली इन द बॉर्डर विलेजेस, ठीक है। और ये अभी हमने पढ़ा ना कि ये जो BADP है आपका, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके साथ ओवरलैप नहीं करना, ठीक है। Yes, तो sir. ये उसका अलग ऑब्जेक्टिव है, इसका अलग ऑब्जेक्टिव है, ठीक। Okay, sir. Yes. Is that clear? Yes, sir. Clear, sir. Thank you. Tomorrow I was planning to this have this marathon MCQ session. If we get a number of enrollments, actually that is not included in the course, that is separate. If we get enrollments only, then only we will do, otherwise we will continue with the class, okay? Because usme, if we get a good footfall, then only we'll do that, okay? And I think class हम थोड़ा जल्दी करने से better है। I think 2 o'clock would be fine. Evenings sometimes there come certain engagements. So Priyanshu, what is the thing with you? Is it possible? Yes, sir. Yes, sir. आपका कॉलेज Possible. कब होता है? कॉलेज कब होता है आपका? Sir, actually academy मेरा मैं शाम के टाइम कर लूंगा सर, कर लूंगा मैनेज। मतलब 2 बजे नहीं कर सकते आप? सर मैं कर लूंगा सर, आ जाऊंगा 2 बजे सूटेबल सर। सुटेबल है ना? जी हाँ, जी 2 बजे कर लेते हैं। अगर कभी कभार अर्ली मॉर्निंग भी करना हुआ तो अर्ली मॉर्निंग भी, क्योंकि सिलेबस खत्म करना है ना जल्दी से जल्दी, जी सर टाइम। आप रिविजन भी करनी है आपको। जी सर सर। तो सर देखते आफ्टर हैं कंप्लीशन ऑफ दीज करंट अफेयर क्लासेस सर एक कंपाइल्ड जैसा एक एमसीक्यू टेस्ट जैसा आप कुछ कंडक्ट करा सकते हैं सर, हाँ ये हाँ, जैसे वो अलग से टेस्ट होते रहेंगे। वो मैं जी मैराथन सेशन क्या था, वो जैसे मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ ना, जी। ऐसे मैं सोचा था MCQ सेशन कराने के लिए बच्चों के लिए। बट उसमें अगर हाँ फुटफॉल अच्छा होगा तभी करेंगे, अदरवाइज तो थ्रोट की ऐसी तैसी हो जाएगी। जी सर। हाँ, तो वो मैं सोच रहा हूँ, लेट्स सी। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, टीम आपको इन्फॉर्म कर देगी कल। मतलब कोई मॉर्निंग में इन्फॉर्म कर देगी कि हमारा क्लास होगी या सेशन होगा, ठीक है। ओके सर, सेशन बिल्कुल होगा सर। तो 11 बजे से शुरू है कल, 11 to 3 2 एंड आई थिंक 3 to 5, एंड अदरवाइज विल कंटिन्यू विद द क्लास एट 2 o'clock। श्योर सर बिल्कुल सर जी। बाकी लोगों को कोई डाउट? No, I sir. think in that case, yeah, please. In that case, we'll conclude the class. Thank you so much, friends. Jai Hind. जैन सर, थैंक यू सो मच। Okay. Good day.